मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में यूपीपीएससी प्री 2023 के लिए जो डायरेक्ट हिट सीरीज कर रहे हैं उसका ये पार्ट 3 है। इसमें टॉप 1 ईयर के हम करंट अफेयर एंड जीएस एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। बाकी ये करंट अफेयर कोर्स है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ये टेस्ट सीरीज एंड फुल कोर्स है एंड ये ओनली टेस्ट सीरीज कोर्स है, तो आप ये सारी डिटेल देख सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम करके। चलिए हम अपनी जो सीरीज है उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेट्रीटिवोरस? तो इसमें से कौन सा डेट्रीटिवोरस नहीं है? तो इसका आंसर है आंसर डी, सी हॉर्स। तो सी हॉर्स नहीं है, बाकी ये सारे हैं। अर्थवॉर्म हो गया, मिलीपेड्स हो गया, वुडलाइस हो गया, ये सारे डेट्रीवोरस हैं। तो डेट्रीवोरस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फीड करते हैं ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, इनके ऊपर फीड करते हैं। तो बेसिकली दीज आर द डिकम्पोजर्स। तो जैसे आपका अर्थवॉर्म हो गया, अर्थवॉर्म आपका वर्मी कंपोस्ट में काम आता है, तो ये सारे जो हैं एज अ डिकम्पोजर काम करते हैं। तो इसका आंसर हो गया आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, अंडर द स्वदेश दर्शन 2.0 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस आइडेंटिफाई फ्रॉम यूपी? तो यूपी से कौन सी प्लेस आइडेंटिफाई हुई है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी स्पेशल के लिए भी, क्योंकि आपको पता ही है यूपी स्पेशल जो है इस बार कुछ ज्यादा ही रेलेवेंस रखता है, तो यूपी स्पेशल के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर होगा आंसर बी, 3 एंड 4। तो बेसिकली एज अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ द स्वदेश दर्शन, गवर्नमेंट ने जो है 15 स्टेट अक्रॉस द कंट्री जो है उनको आइडेंटिफाई किया है, उनको प्रमोट करना है। तो इसमें से जो यूपी से जो हुए हैं वो है झांसी एंड प्रयागराज। फिर उसके बाद आपके एमपी से जो हुए हैं वो है ग्वालियर एंड चित्रकूट एंड खजुराहो। फिर उसके बाद महाराष्ट्र से अजंता एंड एलोरा। जो स्वदेश दर्शन स्कीम है जो पहला पार्ट है उसका, वो 2014-15 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट। पहला, किशन गंगा प्रोजेक्ट इज इन हिमाचल प्रदेश और सेकंड, इट इज ऑन झेलम रिवर। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है आंसर बी, 2 ओनली। पहला वाला गलत है, क्योंकि किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो आपका कश्मीर में है। तो बेसिकली इट्स अ डैम डाइवर्ट वाटर फ्रॉम द किशन गंगा रिवर, ऑल्सो कॉल्ड एज द नीलम रिवर, टू द पावर प्लांट इन द झेलम रिवर बेसिन। तो किशन गंगा, जिसको हम नीलम रिवर भी बोलते हैं, वहां से ये डाइवर्ट करता है। तो इट इज बेसिकली ऑन द झेलम रिवर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड बेसिकली इसमें एक और चीज़ आप ध्यान देने वाली बात है, जैसे कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि ये इरिगेशन प्रोजेक्ट है या किस टाइप का प्रोजेक्ट है। तो बेसिकली ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। आप यह ध्यान रखेंगे, किशन गंगा झेलम पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इंडस रिवर वाटर सिस्टम विच वन इज सच रिवर दैट जॉइन द इंडस डायरेक्ट? तो इसमें से कौन सी ऐसी जो रिवर है जो इंडस को सीधे जाके मिलती है? कौन सी ऐसी नदी है जो इंडस को सीधे जाके मिलती है? तो इसका आंसर है आंसर डी, सतलज। तो सतलज जो रिवर सिस्टम है वो जो है इंडस को सीधे जाके मिलता है। तो बेसिकली इंडस रिवर सिस्टम एक हिमालयन रिवर है, 2900 किलोमीटर लेंथ का है। इसकी आपकी ट्रिब्यूटरीज हो गया, चेनाब हो गया, झेलम हो गया, रिवर रावी हो गया, सतलज हो गया, ब्यास हो गया। आप मुझे बताएंगे कि इसमें इंडिया की साइड में कौन सी रिवर है एंड पाकिस्तान की साइड में कौन सी रिवर है? तो आप मुझे ये बताएंगे, तो कौन सी रिवर जो है इंडस को डायरेक्ट जाके मिलती है? तो दिस इज सतलज। तो इसका आंसर हो गया आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डज नॉट डील विद द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन? इसमें से कौन सा आर्टिकल जो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से डील नहीं करता है? तो इसमें से कौन सा आर्टिकल जो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से डील नहीं करता है? तो इसका आंसर है
इसका आंसर है आंसर डी, आर्टिकल 43। तो आर्टिकल 43 किससे बात करता है, क्या किसके बारे में बात करता है, सिक्योर ऑल वर्कर लिविंग वेज के बारे में बात करता है, एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, इसके बारे में बात करता है। बाकी आपका आर्टिकल 21 है वो राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। आर्टिकल 48 ये दो आर्टिकल आप मुझे बताएंगे। आर्टिकल 48 ए किस बारे में बात करता है, 51 जी किस बारे में बात करता है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है, आप मुझे इसकी लैंग्वेज बताएंगे। थोड़ा बहुत आपके लिए भी छोड़ देना चाहिए, अब मतलब ये सारी चीज़ें भी मैं बताऊं और ये सारा चीज़ें भी मैं ही बताऊं, तो थोड़ा बहुत आप भी सर्च करो। जब सर्च करते हो ना तो ज़्यादा देर दिमाग में रिटेन रहता है, सुनने से ज़्यादा जब चीज़ें जब सर्च करते हो तो ज़्यादा देर जो है दिमाग में रिटेन रहती है। तो आप यहाँ ध्यान रखना, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से कौन से आर्टिकल रिलेटेड है, 21, 48 ए और 51 सब क्लॉज जी। तो ऐसे कोई आर्टिकल लिखा होता है ब्रैकेट में तो उसे सब क्लॉज बोलते हैं, सब क्लॉज जी है। ये तीन डील करते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि ये जो है ये किससे डील करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट फर्स्ट टाइम आर्टिकुलेटेड एट, तो कहाँ आर्टिकुलेट हुआ था ये, तो इसका आंसर है COP 26 का आंसर सी, COP 26। तो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट जो है फर्स्ट टाइम आर्टिकुलेट हुआ था COP 26 में। तो बेसिकली COP 26 कब हुआ था, 2021 में, और ये कहाँ हुआ था, ग्लासगो में, तो वहाँ ये आर्टिकुलेट हुआ था। तो बेसिकली जो है तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने अनाउंस किया था पंचमृत और जो 5 क्लाइमेट रिलेटेड कमिटमेंट हैं, और उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था लाइफ फॉर द एनवायरनमेंट एट 2021 ग्लासगो। तो बेसिकली ये इंडिया के थ्रू ये इनिशिएटिव है ये लाइफ का, और लाइफ जो है फॉर्मली जो लॉन्च हुआ वो 5 जून 2022 को हुआ, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन। आप मुझे बताएंगे कि 5 जून 2022 को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट होता है, और 2022 की जो है थीम क्या है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या है, तो आप मुझे ये बताएंगे। तो देखिए सेम अभी जो हम बात करें वही क्वेश्चन आ गया। तो चूज द करेक्ट, लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट कंसेप्ट वाज आर्टिकुलेटेड बाय फ्रांस, सेकंड इट वाज लॉन्च ऑन जून 5, 2022। तो इसका आंसर है आंसर बी, 2 ओनली। तो पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि बिकॉज इट वाज आर्टिकुलेटेड बाय द इंडिया, और ये जो है आर्टिकुलेट हुआ था COP 26 में ग्लासगो में, लेकिन जो ये फॉर्मली जो लॉन्च हुआ वो 5 जून 2022 को हुआ था, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DMH11 इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो DMH11 जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या है, तो इसका आंसर है आंसर बी, मस्टर्ड। तो DMH11 जो है इट्स अ जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड। तो कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई भी क्रॉप होता है तो उसका अप्रूवल कौन देता है, उसका अप्रूवल देता है GEAC, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जो आपकी आती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। तो उसने अप्रूव्ड किया है सीड प्रोडक्शन एंड प्रायर कमर्शियल रिलीज ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड। इसका नाम क्या है, GMH11। तो इंडिया ने सिर्फ एक ही कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ 1 क्रॉप अप्रूव कर रखा है, सिर्फ एक क्रॉप का जो है कमर्शियल कल्टीवेशन अप्रूव कर रखा है, वो क्रॉप है BT कॉटन। लेकिन अब क्या है कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने रिकमेंड किया है GM मस्टर्ड फॉर द कमर्शियल यूज, कमर्शियल यूज के लिए करा है। इससे पहले जो है BT कॉटन, ओनली 1 क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ द कोल मोस्टली फाउंड इन इंडिया। तो कौन सा कोल जो है मोस्टली फाउंड होता है इंडिया में, तो इसका आंसर है आंसर बी, बिटुमिनस। बिटुमिनस कोल जो है वो इंडिया में मोस्टली फाउंड होता है। आप मुझे बताएंगे ये कौन से रॉक सिस्टम के अंदर पाया जाता है, बिटुमिनस कोल जो है वो कौन से रॉक सिस्टम के अंदर पाया जाता है।
तो इंडिया में जो है बेसिकली जो है कोल जो फाउंड होता है मैक्सिमम वो बिटुमिनस होता है। आपके जो जो अलग अलग टाइप के कोल है वो एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट और पीट है। तो एंथ्रासाइट जो है बेसिकली इसमें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन होता है, लेकिन ये इंडिया में जो है बहुत ही बिल्कुल स्पार्शली मिलता है। ये रेसी डिस्ट्रिक्ट और जम्मू कश्मीर है, सिर्फ यहाँ पाया जाता है। बिटुमिनस जो है वो 60 to 80% इसमें कार्बन होता है, और इंडिया में जो है मोस्टली जो पाया जाता है वो बिटुमिनस का पाया जाता है। आप मुझे बताएंगे इसका रॉक सिस्टम कौन सा है, आप इसका रॉक सिस्टम कौन सा है इस कोल का। जो लिग्नाइट कोल है उसमें 40 to 60% कार्बन होता है, और ये नेवली इन तमिलनाडु पाया जाता है। और पीट में जो है सबसे कम होता है, ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, पाखरो टाइगर सफारी इनॉग्रेटेड इन। तो अभी हाल ही में जो है पाखरो टाइगर सफारी जो है इनॉग्रेट हुई है, तो ये कहाँ इनॉग्रेट हुई है, इसका है आंसर सी उत्तराखंड। तो पाखरो टाइगर सफारी प्रोजेक्ट जो है वो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर जो है वो इनॉग्रेट हुआ है। ये आपका जो है रामनगर में है, बेसिकली नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। और जो प्रोजेक्ट टाइगर में जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो फर्स्ट जो नेशनल पार्क था वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर आया था 1973 में। और बेसिकली कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको पता ही है, दिस इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ द इंडिया। तो इसका आंसर है आंसर सी उत्तराखंड। नेक्स्ट है मैकमोहन लाइन हैज बिन ड्रॉन इन। तो मैकमोहन लाइन कौन से ईयर में ड्रॉन हुई थी, तो इसका आंसर है आंसर सी 1914। तो मैकमोहन लाइन जो है इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है मैकमोहन लाइन। तो ये ड्रॉन हुई थी 1914 के में, और किसके बीच में हुई थी, ये हुई थी इंडिया एंड चाइना। एंड दिस इज अ डिमार्केशन लाइन ऑफ 890 किलोमीटर लॉन्ग। तो 1914 के अंदर जो है इंडिया ने एंड तिब्बत ने जो है वो शिमला ट्रीटी साइन की थी, शिमला ट्रीटी साइन की थी एंड टू हैव अ क्लियर बाउंड्री, जिसको मैकमोहन लाइन कहते हैं, बिटवीन द इंडिया एंड तिब्बत। तो अभी इसके में अभी ये डिस्प्यूट ये चल रहा है कि चाइना जो है वो तिब्बत को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो ये कह रहा है कि ये जो शिमला ट्रीटी है, जो ये शिमला एग्रीमेंट है, इसको हम नहीं मानते। तो इसलिए इस मैकमोहन लाइन के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है। तो यही जो है डिस्प्यूट जो है मैकमोहन लाइन के लिए चल रहा है। तो इसमें मैकमोहन लाइन में क्या हुआ था कि जो तवांग रीजन है और सदर्न पार्ट ऑफ द तिब्बत है वो कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, मतलब इंडिया का पार्ट, सदर्न तिब्बत, तो वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया गॉट द जीआई टैग फॉर द बासमती। तो इसका आंसर है आंसर 7। तो 7 स्टेट हैं जिनको जीआई टैग मिला है बासमती का। तो किसी स्टेट के बीच में आपस में लड़ाई ना हो, तो सातों स्टेट को दे दिया है कि आप सब जो है बासमती राइस का जो है आपको जीआई टैग मिलेगा। तो बेसिकली ये कौन से स्टेट हैं, सबसे पहले पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश, यूपी एंड जम्मू कश्मीर। तो इन सारे स्टेट को जो है ये जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट है संपूर्णानंद ऑप्टिकल टेलीस्कोप कंप्लीटेड। तो अभी संपूर्णानंद ऑप्टिकल टेलीस्कोप ने कितने ईयर जो है कंप्लीट किए हैं, तो इसका ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका आंसर है आंसर सी 50 ईयर। तो 50 साल कंप्लीट करे हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कहाँ है, दिस इज द वर्ल्ड क्लास टेलीस्कोप लोकेटेड नियर नैनीताल। तो ये नैनीताल में है। तो टेलीस्कोप एट द मनोरा पीक वॉज स्टैब्लिश इन 1972 व्हेन एरीज वॉज नोन एज द यूपी स्टेट ऑब्जर्वेटरी। जो आर्यभट्ट जो ऑब्जर्वेटरी है जो वो यूपी स्टेट ऑब्जर्वेटरी जब होता था तब यहाँ ये स्टैब्लिश हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था, मनोरा पीक में 1972, मनोरा पीक में 1972। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ द ऑब्जर्वेशनल साइंस, जिसको एरीज बोलते हैं, वो कहाँ है, अभी हमने डिस्कस किया है। तो ये नैनीताल के अंदर है। तो नैनीताल के अंदर कहाँ है, इस पे क्या एस्टैब्लिश है,
ठीक है, नैनीताल के अंदर है। तो कब स्टैब्लिश हुआ था ये? 1972। तो ये 1972 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकापाइका रिवर, अ स्मॉल रिवर विच ब्रांचेस ऑफ फ्रॉम। सुकापाइका रिवर इज अ स्मॉल रिवर विच ब्रांचेस फ्रॉम। तो इसका आंसर है, आंसर सी, महानदी। सुकापाइका विच स्टॉप फ्लोइंग 70 ईयर एगो, उसने दोबारा से रीजेमिनेट करना शुरू कर दिया है। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो है इसका रिवाइवल की स्टार्टिंग की गई है। तो दिस इज वन ऑफ द सेवरल डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ द महानदी रिवर। तो महानदी रिवर की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज में से एक ये है सुकापाइका। तो ये दोबारा से रीजनरेट होना शुरू हो गई है, दोबारा से रीजनरेशन होना शुरू हो गई है। आप मुझे बताएंगे कि महानदी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? आप मुझे बताएंगे महानदी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये मुझे आप बताएंगे। बाकी महानदी की हम जो ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, पहली सियोनत, दूसरी हसदियो, तीसरी मांद एंड इब। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं इसकी? ओंग, तेल एंड जो, ये हैं। आप मुझे बताएंगे कि महानदी कहां से ओरिजिनेट होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड साइक्लोन डज नॉट ओरिजिनेट, व्हाट इज द रीजन? तो आपका जो साउथ अटलांटिक रीजन होता है, ये आपका मैप हो गया, यहाँ आपका साउथ अमेरिका, यहाँ आपका ये अफ्रीका, ये आपका जो है साउथ अटलांटिक रीजन हो गया ये वाला, और ये आपका साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन हो गया। तो यहाँ जो है जो ट्रॉपिकल जो साइक्लोन है वो क्यों ओरिजिनेट नहीं होते हैं? तो इसका आंसर है आंसर बी, बिकॉज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन सेल्डम अकर। तो यहाँ जो है ITCZ जो है वो सेल्डम अकर होते हैं। तो अगर आप सबसे ज्यादा मोस्ट प्रॉक्सिमेट रीजन देखें, अगर यहाँ लैक ऑफ द साइक्लोन इन द साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक, तो यही है कि यहाँ जो ITCZ है वो कम बन पाता है। तो जो क्या होता है कि बहुत वेरी डिफिकल्ट और नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है टू हैव द जेनेसिस ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन अनलेस द कोई ऐसी स्पिन या कुछ ऐसा ट्रोपोस्फेरिक या फिर कन्वर्जेंस, कोई ऐसा थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी यहाँ अकर ना हो। तो उसके बिना जो है यहाँ जो साइक्लोन बनना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ITCZ जो है वो सेल्डम अकर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ग्रीन वॉशिंग। तो इसमें से कौन सा चीज है ग्रीन वॉशिंग को बेस्ट डिस्क्राइब करता है? तो इसका आंसर है आंसर ए, कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन दैट अ कंपनी प्रोडक्ट आर इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटली साउंड। तो किसी भी, जैसे आपका कोई प्रोडक्ट है, तो जैसे अभी क्या हुआ था कि एक एनवायरमेंट मीट थी, उसमें जो कोका कोला है उसको एज अ ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो जब ब्रांड एम्बेसडर उसको बनाया तो एक तरह से क्या उसको बोला जा रहा था कि इस तरह से कोका कोला इज़ वेरी हार्मफुल, उसमें केमिकल्स होते हैं, उसमें इतना स्वीट होता है और ये सब होता है, दिस इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द हेल्थ। एंड इसको ऐसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है कि एनवायरमेंट ऐसे इवेंट का, एनवायरमेंट समिट का। तो दिस इज लाइक दिस, यू आर डूइंग द ग्रीन वॉशिंग, मतलब आप एक तरह का फॉल्स इंप्रेशन दे रहे हैं कि जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो इको फ्रेंडली है, एनवायरमेंटली साउंड है। तो इसमें यही है, ग्रीन वॉशिंग का मतलब यही होता है कि एक फॉल्स इंप्रेशन देना किसी भी चीज़ का कि ये इको फ्रेंडली और एनवायरमेंटली साउंड है, इस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर देना। तो दिस इज ग्रीन वॉशिंग। तो इसका आंसर हो गया आंसर ए।
क्वेश्चन नंबर 18, इफ अ पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज इज प्लेस्ड अंडर शेड्यूल 6 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, व्हाट इज इट्स इम्प्लीकेशन। अच्छा, मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में एक होमवर्क दिया था कि आप शेड्यूल 1 से लेकर शेड्यूल 6 तक आप एक बार देख के आएंगे, किसी ने भी कमेंट नहीं किया है वो तो कि 1 to 6 का 3 4 5 6 कौन सा शेड्यूल है। तो चलिए ठीक है, हम उस दिन 1 किए थे, आज हम 6 कर रहे हैं, ऐसे ही हम सारे शेड्यूल जो है वो सारे खत्म कर लेंगे एनवायरमेंट के। तो शेड्यूल 6 बेसिकली किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है, इसका आंसर हो गया आंसर है। तो इट इज अ लाइसेंस रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट दैट प्लांट। तो आपके 1 2 3 4 5 शेड्यूल जो है एनिमल से रिलेटेड है, शेड्यूल जो 6 है वो आपका प्लांट से रिलेटेड है, तो ये प्लांट से रिलेटेड है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 इनेक्ट हुआ, उसके अंदर आपके डिफरेंट शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 2 है, शेड्यूल 3 4 5 एंड 6। तो शेड्यूल 1 एंड 2 है, जो 1 एंड 2 है वो आपका एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। शेड्यूल जो आपका 3 एंड 4 है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें जो पेनल्टीज हैं वो थोड़ी कम होंगी। और आपका जो शेड्यूल 5 है उसमें बोलता है कि एनिमल में बी हंटेड, तो इसके अंदर जो है ज्यादातर वर्मिन एनिमल आते हैं, कि वर्मिन एनिमल जो एनिमल दोज आर कैन बी हंटेड, वो इसके अंदर आते हैं। शेड्यूल 6 के अंदर जो है आपके जो है जितने भी आपके एंडेमिक प्लांट्स होते हैं वो शेड्यूल 6 के अंदर आते हैं, जो प्रोहिबिटेड होते हैं फ्रॉम द कल्टिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th इंटरपोल जनरल असेंबली होस्टेड बाय, तो 90th जो इंटरपोल जनरल असेंबली है वो कौन होस्ट करेगा, तो इसका आंसर है आंसर डी, न्यू दिल्ली। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया में हो रही है इंटरपोल की 90th जो है जनरल असेंबली इंडिया में हो रही है, तो इसको इंडिया होस्ट करेगा। तो दिस इज द, तो ऐसा दूसरी बार हो रहा है कि ये कॉन्फ्रेंस है वो इंडिया में हो रही है। तो इंटरपोल जो है बेसिकली 1923 में स्टैब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर था, चलिए हेडक्वार्टर आप बता दीजिए। मैं आपको कंट्री बता देती हूँ, फ्रांस में था। अब फ्रांस में कहाँ था आप ये बता दीजिए, चलिए ये बता दीजिए आप। 23 में स्टैब्लिश हुआ, लियोन जो है वो हुआ था, इसका हेडक्वार्टर बता दीजिए आप। Question number 20, which one of the following ancient town is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of the dam and channelizing water in connected reservoir? तो कौन सा है जो बेसिकली वाटर हार्वेस्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर हो गया आंसर ए, धोलावीरा। तो धोलावीरा जो है बेसिकली इज धोलावीरा जो है बेसिकली एक एंशिएंट टाउन विच इज एलिब्रेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग और मैनेजमेंट ऑफ द बिल्डिंग उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये धोलावीरा जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब मुझे बताएंगे कि ये कौन से ईयर में जो धोलावीरा है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है डिक्लेयर हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी आप मुझे बताएंगे। अभी हाल ही की बात है, तो आप मुझे बताएंगे कौन सी ईयर में हुई थी। Which one of the following हरप्पन साइट इज नोन एज द माउंड ऑफ द डेड? तो कौन सी जो हरप्पन साइट है उसको एज अ माउंड ऑफ द डेड बोला गया है? तो इसका आंसर है, देखो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर इसका, तो ये थोड़ा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम में कैसे डिस्प्यूटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी रखा है, तो मैं इसको बताती हूँ कि डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। देखो माउंड ऑफ द डेड, तो इसका आंसर जो है मोस्टली जो आपको बुक्स में मिलेगा वो मोहनजोदारो मिलेगा। मोहनजोदारो इसका सही आंसर, क्योंकि मोहनजोदारो का मतलब ही जो है सिंधी लैंग्वेज में होता है कि माउंड ऑफ द डेड। लेकिन एक बात और है कि एस.आर. राव हैं, एस.आर. राव ने ये बताया था कि गुजराती लैंग्वेज में जो लोथल वर्ड है वो दो चीजों से बना है, लोथ प्लस थल, थल मतलब स्थल।
इसका मतलब लोथ प्लस स्थल, इसका मतलब होता है माउंड ऑफ डेड। तो अगर क्वेश्चन में अगर ऐसा आए कि विच ऑफ द हरप्पन साइट इज नोन एज द माउंड ऑफ द डेड, तो आप मोहनजोदारो लिखिए आना, विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट इज नोन एज द माउंड ऑफ डेड बाय SR राव, SR राव, और इस तरह से अगर आ जाए तो आप जो है लोथल लिखे आना। अगर इंडिया में आ जाए, इंडिया में अगर आ जाए कि इंडिया में कौन सी है, तो तब लोथल हो जाएगी। तो जिस तरह से ये क्वेश्चन आएगा इस तरह से आप अपने आंसर को मोल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वॉज इंप्लीमेंटेड इन, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वॉज इंप्लीमेंटेड इन, आंसर सी 2016 एंड 17। जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है इंप्लीमेंटेड हुआ 2016 एंड 17 में, एंड इसका ऑब्जेक्टिव था हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। तो बेसिकली जो आपकी इंदिरा आवास योजना थी उसको रीस्ट्रक्चर करके प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसको लॉन्च किया 1 अप्रैल 2016 के अंदर, और इसकी जो इम्प्लीमेंटेड जो मिनिस्ट्री थी वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, और इसमें जो सेंट्रल स्टेट का शेयर है वो 60-40% है, और इसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिली स्टेट का जो शेयर है वो 90-10 है। तो ये 2016 में लॉन्च हुई थी। हाउसिंग फॉर ऑल 2020 इसका ऑब्जेक्टिव है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना पास इज इन, तो माना पास कहाँ है, तो इसका आंसर है आंसर डी उत्तराखंड। तो माना पास इज वन ऑफ द हाईएस्ट पासेस जहां व्हीकल एक्सेसिबल हो सकता है, और ये नॉर्थ ऑफ द बद्रीनाथ में सिचुएटेड है इन द ग्रेटर हिमालय विद इन द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसका जो ये जो माना पास है आपको क्या कनेक्ट करता है, उत्तराखंड को किससे कनेक्ट करता है, विद तिब्बत। तो उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करता है। तो सर्दियों के टाइम में जो है ये 6 महीने के लिए बंद होता है, और बेसिकली यहाँ व्हीकल एक्सेसिबल हो जाते हैं, और ये ग्रेटर हिमालय में है, ये ग्रेटर हिमालय में है इन द नंदा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर एक्लिप्स अकर व्हेन द मून comes in between the sun and earth. This second statement, this occur on the full moon phase. तो इसका आंसर है, आंसर ए 1 ओनली। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो जो सोलर एक्लिप्स है वो कर होता है न्यू मून फेज में। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जब सोलर एक्लिप्स होता है तो मून जो है वो बीच में आ जाता है, बिटवीन द सन एंड अर्थ, मून बीच में आ जाता है सोलर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स में क्या होता है, लूनर एक्लिप्स में क्या होता है, अर्थ बीच में आ जाता है, बिटवीन द सन एंड द मून। तो सन एंड मून के बीच में अर्थ आ जाता है, ये लूनर एक्लिप्स में होता है। तो जो आपका लूनर एक्लिप्स है वो फुल मून में होता है। लूनर एक्लिप्स फुल मून में होता है, और 3 तरह के लूनर एक्लिप्स होते हैं आपके, टोटल, पार्शियल और पीनम्ब्रल। एंड और जो आपका टोटल सोलर एक्लिप्स होता है उसमें जो है सन जो है कंप्लीटली इनविजिबल हो जाता है ओनली फ्रॉम द उम्रा रीजन, तो बिल्कुल इनविजिबल हो जाता है। तो सोलर एक्लिप्स जो है आपका न्यू मून में होता है, एंड लूनर एक्लिप्स आपका फुल मून में होता है। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। एंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर इन द, तो नॉर्मल longest day of the year is normally occur in the, तो इसका आंसर है आंसर बी, सेकेंड हाफ ऑफ द जून। तो सेकेंड हाफ ऑफ द जून जो है बेसिकली लॉन्गेस्ट डे जो है वो अकर होता है, एंड लॉन्गेस्ट डे अकर होता है और सेकेंड हाफ ऑफ द जून में। तो लॉन्गेस्ट डे ऑफ द जून जो नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर रहते हैं उनका है जून 21।
इसको बोलते हैं समर सोलिस्टिस, इसको समर सोलिस्टिस बोलते हैं। ये कब होता है कि जब सन जो है डायरेक्टली आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आ जाता है। तो आपका जैसे ये इक्वेटर हुआ, ये 23.5 नॉर्थ, ये 23.5 साउथ, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो गया। तो जो सन है बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, तो आपका ये 21 जून जो है समर सोलिस्टिक होता है। अभी हाल ही में जो है ये 3 फेज होते हैं आपका, जो समर सोलिस्टिक, विंटर सोलिस्टिक होते हैं, 2 इक्विनॉक्स होते हैं। तो अभी हाल ही में एक डेट गई है मार्च के अंदर ही, कौन सी डेट थी जिसमें इक्विनॉक्स होता है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। हाल ही में भी एक डेट गई है मार्च में, अभी आपकी थोड़े दिन ही हुए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, तो एक डेट गई है उसमें ये आपका इक्विनॉक्स होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा इक्विनॉक्स है। चलिए फिर ये हमारा जो है यहीं फिनिश होती है हमारी ये वाला वीडियो। एंड अगर आपको एडिटोरियल देखना है या फिर आपके जो जितने भी आपके न्यूज़ आर्टिकल्स है और ये सब हम डालते हैं, और बाकी क्विज़ है जो डेली क्विज़, वो सारी चीज़ें जो हैं आप टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। बाकी आप यूट्यूब पे तो ये सब देख ही रहे हैं, और बाकी ये कोर्स की डिटेल है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।